डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद ही बदतमीजी और घटिया अंदाज में ईरान को धमकी दी है कि वो उसे स्टोन एज पाषाण युग में भेज देंगे। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही मिनट बाद पीट हेग्सेथ ने एक ट्वीट किया और लिखा, बैक टू द स्टोन एज, पाषाण युग में वापसी। ये बस एक भाषण नहीं है बल्कि ईरान को धमकाने की एक बहुत ही खास तरह की घटिया टैक्टिक है। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि एक ऐसी धमकी है जिसके पीछे अमेरिका का पिछला 70 से 80 साल का इतिहास छिपा हुआ है। वियतनाम, उत्तर कोरिया, इराक और अब ईरान। आज के इस वीडियो में ट्रंप की इस धमकी को 3 अलग अलग तरीके से देखेंगे। नंबर 1, ट्रंप की यह धमकी सिर्फ धमकी है, इसके पीछे रियल डिस्ट्रक्टिव पावर है। नंबर 2, अमेरिका ने पहले किन किन देशों पर कारपेट बॉम्बिंग करी। और नंबर 3, आज ईरान को दी गई ये धमकी इतिहास के किस पेज पर पहले से दर्ज है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मैं तो कहूंगा कि वीडियो को अभी लाइक कर दो। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है ट्रंप ये धमकी खेलकर ईरान को सिर्फ धमका रहे हैं या वाकई आने वाले दिन ईरान के लिए खतरनाक होने वाले हैं? कमेंट में बताएं जरूर। स्टोन एज, पाषाण युग, ये क्या है पहले तो इसे समझ लेते हैं। मानव इतिहास का एक लंबा दौर गुजरा है जब लोग गुफाओं में रहते थे, जानवरों की खाल पत्ते पहना करते थे, पत्थरों से हथियार बनाकर शिकार करके सरवाइव किया करते थे। ये जो दौर था इसे ही स्टोन एज, पाषाण काल कहा जाता है। इसे मेनली 3 पार्ट में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल जिसे पालियोलिथिक कहते हैं, 25 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। इस पीरियड में जो इंसान थे वो गुफा में रहते थे, पत्थर की कुल्हाड़ी, भाला जैसे हथियार के सहारे शिकार करते और अपना पेट भरते थे। इस पीरियड के आखिर में पत्थर रगड़कर आग जलाना भी शुरू हो चुका था। दूसरा मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक कहते हैं, पिछले 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक। इस पीरियड में लोग थोड़े से अपग्रेड हुए, अब लोग पत्थर के हथियार के साथ साथ तीर कमान पर आ गए। अब शिकार करना थोड़ा और आसान हो गया, लेकिन अभी भी रहने के लिए गुफाएं ही इस्तेमाल हो रही थी। तीसरा नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक कहते हैं, पिछले 10,000 साल से लेकर 3000 BC तक। अब लोगों के पास थोड़े से पॉलिश टूल आ गए, खेती शुरू हो गई, शिकार के साथ साथ अब अनाज पैदा करके लोग अपना पेट भरने लगे, जानवरों को पालना शुरू किया और गुफाओं से निकलकर छोटे छोटे गांव में बस गए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को इसी स्टोन एज में भेजने की धमकी दे रहे हैं। भाई जब से ईरान वॉर चल रहा है ये बुरा भाई सुबह सुबह उठता है और गंदी उल्टियां करना शुरू कर देता है। कभी कहता है हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी, लेकिन ईरान आज भी हॉर्मुज पर कब्जा करके बैठा है। कभी कहता है ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, जबकि ईरान इनके एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा देता है या अपने पायलट को वापस लाने के लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। पिछले साल ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट फर्दो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी करते हैं जिसे नाम देते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। दावा किया जाता है हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है, अब ईरान बम नहीं बना सकता। फिर कुछ ही महीने बाद ईरान पर दोबारा अटैक कर देते हैं और कहा जाता है ईरान बम बनाने के करीब था। ये तो हाल है, ट्रंप कब क्या कह दें कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है। अब अभी हाल ही में बुरे भाई आते हैं और ईरान का जिक्र करते हुए कहते हैं हम अगले 2 से 3 हफ्तों में उन पर बेहद घातक अटैक करने जा रहे हैं, हम उन्हें स्टोन एज में वापस ले जाएंगे जहां वो असल में होने चाहिए। अब अगर इस धमकी को डिकोड किया जाए तो इसका साफ और सीधा मतलब निकलता है अमेरिका ईरान की बिजली, तेल, रोड, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, रिसर्च सेंटर, साइंस फैसिलिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने बड़े पैमाने पर हमला करेगा कि देश लगभग पुराने बहुत पिछड़े स्तर पर चला जाएगा, स्टोन एज जैसी दशा में। मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। अब सवाल ये, क्या ट्रंप की यह धमकी सिर्फ पॉलिटिकल थ्रेट है या असल में ऐसा कुछ किया भी जा सकता है? यह सवाल इस पूरे स्टोन एज वाले ड्रामे की असल जड़ है और इसका जवाब जानने के लिए जब हम अमेरिका के इतिहास को खंगालते हैं और देखते हैं क्या इस तरह की धमकी अमेरिका ने पहली बार दी है या इससे पहले ऐसा कुछ भी हुआ है, इसके जवाब की तलाश में जब हम अमेरिका के इतिहास में घुसे तो हमें मिला कि ईरान पहला देश नहीं है और ना ही ट्रंप अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट है जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। वियतनाम, इराक, यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देशों को लेकर इसका एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। नंबर 1, वियतनाम वॉर। साल 1960 के दशक में वियतनाम वॉर के दौरान एक नाम सामने आता है, कर्टिस लेमे। इन्हें कारपेट बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लेमे अमेरिकन एयरफोर्स के सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऑफिसर माने जाते थे। जर्मनी और खास करके जापान पर फायर बॉम्ब ऑपरेशन को लीड किया था। टोक्यो जैसे शहरों में बड़े स्केल पर फायर बम बरसाए थे जिसमें लाखों लोगों की जान गई और पूरा शहर जलकर राख हो गया। लेमे का मानना था कि दुश्मन का मोरल और मटेरियल दोनों ताकत एक साथ तोड़नी चाहिए, यानी न सिर्फ आर्मी बल्कि शहरों, फैक्ट्रियों, घरों और आम जनता के ऊपर भारी एयर स्ट्राइक जरूरी है ताकि दुश्मन
हार मान ले। वियतनाम वॉर दरअसल अमेरिका के डर का नतीजा था, ठीक वैसे ही जैसा डर आज ईरान को लेकर है। ईरान ऐसा हो जाएगा तो अमेरिका और इजराइल का वैसा हो जाएगा, मतलब पूरी तरह इमेजिनेशन पर। वियतनाम दो हिस्सों में बटा हुआ था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वाला रीजन कम्युनिस्ट चाइना और रशिया के सपोर्ट से चल रहा था, जबकि साउथ वाला रीजन अमेरिका और प्रो वेस्ट के सपोर्ट में चल रहा था। अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं साउथ वियतनाम में भी कम्युनिस्ट का कब्जा ना हो जाए, और इस डर ने अमेरिका को डायरेक्ट इंटरवीन करने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। सेम ईरान की तरह परमाणु हथियार से खतरा है और ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर दिया, जबकि हथियार है ही नहीं। 1965 में अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं लिंडन बी जॉनसन। ये वियतनाम में भारी अमेरिकन सोल्जर्स उतार देते हैं। ऑपरेशन रूलिंग थंडर के तहत वियतनाम में भारी बमबारी शुरू करी जाती है। कर्टिस लेमे ने अपनी किताब मिशन विथ लेमे में लिखा है, वो चाहते थे कि नॉर्थ वियतनाम के इंडस्ट्रियल और मिलिट्री टारगेट्स पर ज्यादा बॉम्बिंग करी जाए। सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज में नहीं, बल्कि लगभग हर मेजर सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी करके उसे तबाह किया जाए। और इसके लिए खुद लेमे ने अपनी किताब में लिखा है, वी विल बॉम्ब देम बैक इनटू द स्टोन एज। हम बमबारी करके उन्हें वापस पाषाण युग में पहुंचा देंगे। आज जो ट्रम्प कह रहे हैं बॉम्ब बैक टू द स्टोन एज, ये कर्टिस लेमे के उसी फ्रेज से निकल कर बाहर आया है। इसके आगे की कहानी अभी आगे आपको बताएंगे, यहां तक आप याद रखिएगा। नंबर 2, इराक वॉर। 1990 में सद्दाम हुसैन कुवैत पर अटैक कर देते हैं और इराक के साथ उसे मर्ज करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ईरान के साथ चली 8 साल तक लंबी वॉर में सद्दाम का बहुत नुकसान हुआ था। उस टाइम शाह फैसल के एक फैसले के बाद ऑयल प्रोडक्शन काफी कम हो गया था, जिससे ऑयल प्राइस ऑल टाइम पीक पर चल रहे थे। दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी। क्योंकि सद्दाम का ईरान वॉर में भारी नुकसान हुआ था, सद्दाम चाहते थे कि प्रोडक्शन इसी तरह लिमिटेड रहे ताकि महंगे ऑयल की वजह से ज्यादा कमाई हो और नुकसान से थोड़ा रिकवर किया जा सके। लेकिन इसी बीच सद्दाम कुवैत पर आरोप लगाते हैं कि कुवैत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है, और भी कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इस वीडियो में बताया है, आप देख लेना। सद्दाम कुवैत को लेकर एक तरह से अग्रेसिव होते हैं और कुवैत पर अटैक कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कुवैत के किंग अपनी जान बचाकर सऊदी भाग जाते हैं। यूनाइटेड नेशन और अमेरिका सद्दाम से बातचीत करते हैं। कुवैत खाली करने की बात कही जाती है, लेकिन सद्दाम फिलिस्तीन का मुद्दा आगे रखकर मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कुवैत खाली करने से पहले फिलिस्तीन का एरिया भी खाली करना पड़ेगा। अब जनवरी 1991 में अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर जेम्स बेकन और इराकी फॉरेन मिनिस्टर तारिक अजीज के बीच एक मीटिंग रखी जाती है। उनमें बातचीत होती है, जिसमें जेम्स बेकन धमकी देते हैं अगर कुवैत खाली नहीं हुआ तो भारी बमबारी करेंगे, वापस से स्टोन एज में भेज देंगे। बिजली, रोड, फैक्ट्री जैसे बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए जाएंगे। आप इस धमकी को भी याद रखिएगा, आगे फिर इस पे बात होगी। नंबर 3, पाकिस्तान। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में भयानक आतंकी हमला होता है। प्लेन हाईजैक करके क्रैश कराई जाती है, जिसमें करीब 3000 लोगों की जान चली जाती है। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा अपने सर पर लेती है और उस टाइम अलकायदा का पूरा बेस अफगानिस्तान में होता है, जहां पर तालिबान सत्ता में बैठा होता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खिलाड़ी होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान तालिबान सरकार को मान्यता दे चुका था। पाकिस्तान के जरिए सप्लाई रूट और सपोर्ट तालिबान तक पहुंच रहा होता है। क्योंकि अटैक अमेरिका पर हुआ था और अमेरिका अपने ऊपर हुए अटैक का बदला लेने और आतंकवाद को खत्म करने के मकसद से अफगानिस्तान पर अटैक कर देता है। भयानक तबाही मचाई जाती है। इस पीरियड में पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की सरकार होती है। मुशर्रफ खुद बाद में बताते हैं कि अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी रिचर्ड आर्मिटेज पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात करते हैं और एक तरह से उन्हें धमकी देते हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की मदद नहीं करता तो अमेरिका बॉम्बिंग करके उसे स्टोन एज में भेज देगा। ये 3 हिस्टोरिकल एग्जांपल है जहां अमेरिका किसी देश पर बमबारी करके उसे स्टोन एज में भेजने की धमकी देता है। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ धमकी थी या इस पे अमल भी किया गया? अब हम वापस से वियतनाम ही देखते हैं। जैसा भी आपको बताया था कि वियतनाम को स्टोन एज में भेजने की धमकी दी गई थी, अमेरिका ने इस पे अमल भी किया। अमेरिका का असली टारगेट था नॉर्थ वियतनाम, लेकिन उनके पास पावरफुल एयर डिफेंस मौजूद था और किसी भी लंबी वॉर के लिए सप्लाई रूट एक अहम हिस्सा होती है। नॉर्थ वियतनाम का सप्लाई रूट था लाओस और कंबोडिया। 1964 से 1973 के बीच अमेरिका ने लाओस पर 25 लाख टन बम बरसाए और कंबोडिया के कम्युनिस्ट हुडू बेस पर सप्लाई रूट के नाम पर भारी तबाही मचाई गई। लाओस में तो अभी भी लाखों ऐसे बम पड़े हुए हैं जो आधे फटे थे और कुछ ब्लास्ट ही नहीं हुए थे। उनसे अभी भी हर साल कई बच्चे घायल होते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। इसी तरह इराक में भी स्टोन एज की धमकी के बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया। लगभग 88,500 टन बम बरसाए गए। एयरफोर्स, एयर डिफेंस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्रिज, पावर ग्रिड सब कुछ तबाह किया गया। देश में बिजली, पानी, सड़कें, सप्लाई लाइन सब कुछ
बर्बाद कर दी गई। इराक जो पहले एक शानदार देश हुआ करता था वो टूटा हुआ ढांचा बनकर रह गया। बगदाद, बसरा, नजफ जैसे शहर खंडर में तब्दील हो गए। सैकड़ों स्कूल, हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज तबाह कर दी गई। कई हजार लोग मारे गए, लाखों लोग इंजर्ड हुए, बड़ी आबादी बेघर हो गई। सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि बच्चे, औरतें, बूढ़े, आम नागरिक सब लोग शिकार बनाए गए। वियतनाम की तरह इराक आज भी बॉम्बिंग के बाद गिरे अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब और लैंडलाइन से जूझ रहा है, जिसमें हर साल आम लोग खास करके बच्चे खूब मारे जा रहे हैं। अब जहां तक बात स्टोन एज की है तो फिर वियतनाम हो या इराक, धमकी दोनों जगह सेम थी, तबाही भी भरपूर हुई। ये दोनों देश कई दशक पीछे चले गए। अमेरिका ने जैसा कहा था वो लगभग करके भी दिखाता है। अब सवाल ये, क्या ईरान अगला वियतनाम और इराक होने वाला है? क्या वाकई अमेरिका ईरान को स्टोन एज में वापस भेज सकता है? ट्रम्प ने जब यह धमकी दी तो ईरान ने भी जवाब दिया। इंडिया में मौजूद ईरान एम्बेसी की तरफ से बयान आया, आपकी बॉम्बिंग हमें स्टोन एज में नहीं भेज पाएगी। हम 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन वाले देश हैं, इतिहास हमें भली भांति जानता है। अब्बास अराक्ची ने कहा, आज और स्टोन एज में बहुत बड़ा फर्क है। उस टाइम मिडिल ईस्ट में तेल या गैस नहीं निकाला जाता था। अब्बास अराक्ची की ये एक तरह से खुली धमकी है कि मिडिल ईस्ट में गैस और तेल है, हम सब रोक देंगे, दुनिया भी वही होगी जहां पर हम होंगे। खैर, ये तो बात का जवाब बात है, लेकिन फैक्ट क्या है आइए उसे समझते हैं। ईरान को स्टोन एज में भेजना जैसी धमकी ये सिर्फ इमोशनल या पॉलिटिकल धमकी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे और डरावने कल की तरफ इशारा है। अभी 2 एग्जांपल आपको बताया, लेकिन क्या ईरान के साथ ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। पहले हाँ वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं, ये टेक्निकली पॉसिबल क्यों है। देखिए, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स और नेवी मौजूद है। उनका इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ही तगड़ा है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है जहां भी ईरान के अंदर से अपना एक पायलट निकाल ले गए, जबकि ईरानियन पब्लिक खुद हाथ में गन लेकर उसे ढूंढ रही थी। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, हजारों फाइटर जेट, स्टील्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल, साथ में ईरान के आसपास मौजूद उनके मिलिट्री बेसेस हैं। अगर अमेरिका कारपेट बॉम्बिंग पर आ ही जाए तो ईरान के लिए ताकत के दम पर उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। कारपेट बॉम्बिंग होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होंगे, ईरान की पब्लिक फैसिलिटीज बर्बाद हो जाएंगी, उसके इंपॉर्टेंट शहर खंडर में बदल जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान के लोग वापस से पत्ते पहनने लगेंगे, लेकिन सब कुछ तबाह होने के बाद वो भी इराक और वियतनाम की तरह बहुत पीछे चला जाएगा। ये तो एक तरफा बात हुई अमेरिका के ताकत के हिसाब से, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे ईरान पिछले 1 महीने से ज्यादा टाइम से अमेरिका और इजराइल को नाक को चने चबवा रहा है। ईरान के अंदर स्टोन एज कारपेट बॉम्बिंग पॉसिबल क्यों नहीं है, आइए ये भी समझते हैं। ईरान कोई एक छोटा सा टापू नहीं है, बल्कि एक बड़ा देश है। उसके पास तेल का भंडार है, पूरा रेजिस्टेंस का एक जाल है। खुद ईरान के पास IRGC और उसके विंग जैसी ताकत है, पावरफुल मिसाइल और ड्रोन का भंडार है। अब अगर अमेरिका ब्रूटल तरीके से ईरान पर कारपेट बॉम्बिंग शुरू करता है, उसके तेल भंडार, गैस प्लांट, वाटर प्लांट, ब्रिज, रोड कहीं पर भी बॉम्बिंग करता है, तो जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद उसकी इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाना बड़ी जल्दी शुरू कर देगा। पूरी दुनिया चिल्लाने लगेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेल और गैस की होगी, जो पूरी दुनिया की लाइफलाइन है, और मिडिल ईस्ट इसका प्रोडक्शन हब है। और जब यही बर्बाद हो जाएगा तो दुनिया कहां से आबाद हो पाएगी। अब चलो मान लेते हैं कि अमेरिका ईरान की पूरी ताकत खत्म कर देता है, वो मिडिल ईस्ट में तबाही मचा ही नहीं पाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करता है तो जाहिर सी बात है रेडिएशन निकलेगा, जिसका असर ईरान के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों पर भी होगा। केमिकल तबाही की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ये बात खुद ईरान के लीडर ने कही है। अगर रेडिएशन निकला तो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि खाड़ी के दूसरे देशों पर भी इसका गहरा असर होगा। इन सारी पॉसिबिलिटीज का सीधा सा मतलब है कि ईरान को स्टोन एज में भेजना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप ईरान को लेकर बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है कि वो इस वॉर को आगे बढ़ा सके। अमेरिकन पब्लिक से लेकर जर्नलिस्ट और अपोजिशन सब सवाल कर रहे हैं और ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।